देवबंद ने जिहाद का आपको एक डेफिनेशन दिया, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर ने उस डेफिनेशन को एक्सपेंड किया और उसका मैनिफेस्टेशन आपको दिखाई पड़ा तालिबान में, अफगानिस्तान में, जहां पे उन्होंने सब कुछ जमींदोज कर दिया, बामियान के बुद्धा को गिरा दिया, बिल्कुल गुरुद्वारों के अंदर बम ब्लास्ट किए, हिंदुओं को भगा दिया। जिहाद इज नॉट मियरली वॉर, it is repurposing of entire society and all your resources to strike terror into the hearts of people who do not follow Islam. मैं अफगानिस्तान में रहा हूँ, मैं काबुल में रहा हूँ, मैं एक डेढ़ महीना वहाँ था। मैंने वहाँ जिहाद को लाइव होते हुए देखा है। उसी की वजह से ये जो आप मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन देख रहे हो बांग्लादेश में, जो कि जमात इस्लामी, जो कि पाकिस्तान के द्वारा बैक किया गया है, फंड किया गया है टर्की और अमेरिका के द्वारा, तो आज फिर से जब इलेक्शंस होंगे 12 फरवरी को, वी विल सी देम इन पावर अगेन। अगर बांग्लादेश में फरवरी में जब इलेक्शन होते हैं और आवामी लीग को खड़ा होने नहीं दिया जाता है, तो वहाँ सिविल वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगला कौन? Who and what is next? Next is India. नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल अमित भार्गव। अमित सर आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट से हैं और उन्होंने सियाचिन और जम्मू एंड कश्मीर में काफी समय बिताया है। लेकिन आज हम सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर देवबंद में। सर आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच रोहन, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर विद यू। मेरा आपके दर्शकों को नमस्कार, उनका अभिनंदन है। और आज जो टॉपिक हम या आपने बल्कि चूज किया है वो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि एक ऐसे वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व को इस एक देवबंद में, जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के, शेप कर दिया है और अभी भी शेप कर रहा है, और उसके वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस हैं जो कि मैनिफेस्टेड हैं ऑलरेडी और आगे भी चल के मैनिफेस्ट करेंगे। तो हमें लगता है कि इसके बारे में एक डिस्कशन होना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, तो सीधा वहीं चलते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर देवबंद में, जहाँ से एक प्रभावशाली इस्लामी आंदोलन जन्म हुआ है। उसका नाम है देवबंद स्कूल ऑफ थॉट। तो क्या है सर ये देवबंद स्कूल ऑफ थॉट? इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा रोहन, और समझना पड़ेगा कि जब ये मुगल सल्तनत और स्पेशली जब औरंगजेब का अंत हुआ 1707 के अंदर, तो औरंगजेब ने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ ली थी कि एक तरीके से मुगल सल्तनत इमैस्कुलेटेड हो गई थी। उसके अंदर एनर्जी नहीं बची थी अपने आप को बचाने के लिए। तो जब एनर्जी बची नहीं थी तो क्या हुआ कि उनके जो सूबेदार थे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए, सिख और मराठा जो है वो बीच में आ गए, और उन्होंने सबने मिल के धीमे धीमे करके मुगल सल्तनत की जो बची खुची ताकत थी उसको भी ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो 1707 और 1803 के बीच में एक तरीके से पूरी तरह से मुगल सल्तनत की पावर खत्म। तो ये सब चीज़ जो है यहाँ के उलेमा जो थे वो देख रहे थे, जो कि दिल्ली के उलेमा जो थे वो देख रहे थे कि मुगल सल्तनत की पावर कैसे कम हो रही है। तो एक अब्दुल अजीज देहलवी करके बड़े अपने ज़माने के इम्पोर्टेंट उलेमा थे, उन्होंने एक फतवा जारी किया, और उस फतवे में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और ये कहा कि इंडिया जो है, जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, वो अब दारुल इस्लाम नहीं रह गया, यानी कि हाउस ऑफ इस्लाम नहीं रह गया, वो दारुल हर्ब हो गया है, यानी कि हाउस ऑफ स्ट्रगल हो गया। अब हाउस ऑफ स्ट्रगल जैसे ही आपने इसको डिक्लेयर किया, तो अब आपके ऊपर ये लाजमी हो जाता है कि उसको वापस दारुल इस्लाम की तरफ ले जाएं। तो अब दारुल इस्लाम की तरफ इतना ले जाना आसान तो था नहीं,
तो इसलिए आसान नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत आ गई थी, उनकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी। तो क्या हुआ कि इनके अब्दुल अजीज दहलवी के कुछ एक रिश्तेदार और उनके कुछ एक शागिर्द ने मिलकर एक बालाकोट के अंदर एक इस्लामिक सल्तनत तैयार करी। उसमें सैयद अहमद शाह बरेलवी थे और मोहम्मद इस्माइल शहीद। मोहम्मद इस्माइल शहीद ने बढ़िया किताब भी लिखी है जो आज तक यूज हो रही है, उसको ताकतुल इस्लाम कहते हैं, और ताकतुल ईमान कहते हैं, करेक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसके बारे में मैं चल के आपको आगे बताऊंगा। तो इन्होंने बालाकोट, वही जगह जहां पर हम लोगों ने अपनी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, एक इस्लामिक सल्तनत बनाई। उस इस्लामिक सल्तनत को बनाने का एक ही कारण था कि एक दारुल इस्लाम का एक जगह मुकर्रर करी जाए, जहां से वापस जो इस्लाम ने अपनी ताकत खो दी थी हिंदुस्तान में, उसको एक्सपैंड किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि ये इस्टेब्लिश हुई 1826 में। 1831 में सिखों के साथ लड़ाई में ये दोनों साहब मारे गए, सैयद अहमद शाह बरेलवी और मोहम्मद इस्माइल शहीद। तो इस तरीके से इसका बालाकोट के अंदर अंत हो गया, जो कि मतलब शुरुआत होते ही 5 साल 6 साल के अंदर इसका अंत कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि अब आ गया 1857 आया और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई। उसके अंदर जीत हुई अंग्रेजों की समझ में यह आया कि ये जो है उलेमा और ये जो मस्जिद है, इनके अंदर जो है वो एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग को पूरा तरह से संवारा और संचालित किया जाता है। तो इन्होंने उसके ऊपर कहर ढा दिया। और एक कूचा कला करके जगह है जहाँ पे 1400 उलेमाओं को मार डाला। एक मदरसा था जो कि चांदनी चौक में लोकेटेड था, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फतेहपुरी मस्जिद में लगभग 5 साल तक कोई नमाज नहीं अदा करने दी। जामा मस्जिद में 20 साल तक कोई नमाज अदा नहीं करने दी। और ये सब लोगों को या तो काला पानी भेज दिया गया या मार डाला गया। तो इसके अंदर जो थे 3 व्यक्ति जो है वो बचे। उसमें थे एक मोहम्मद इमदादुल्लाह, कासम नानातवी और राशिद अहमद गंगोई। तो इन तीनों ने ये दिल्ली से निकले और शामली पहुंच गए। शामली जो है वो नेक्स्ट टू सहारनपुर है, और वहां पे जाके इन्होंने एक बैटल ऑफ शामली लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन बैटल ऑफ शामली में भी हार गए। तो अब इनके पास जो ऑप्शन था लड़ाई करने का वो खत्म हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई अब ईमान को तो जिंदा रखना है, दीन को तो जिंदा रखना है, इस्लाम को तो जिंदा रखना है। तो इन्होंने जो अपना तरीका है उसको चेंज कर लिया। उन्होंने कहा वील यूज एजुकेशन फॉर प्रोटेस्ट, यानी कि हम इल्म का सहारा लेंगे अपने ईमान को मजबूत करने के लिए। तो ये एक अपने आप में बहुत रिवोल्यूशनरी थॉट था। अब आप साथ ही साथ इसको जो है हिंदुइज्म से कंपेयर करते चलिए। वो इसलिए क्योंकि हिंदुइज्म में भी हिंदू लोग भी गुरुकुल चलाते थे। बिल्कुल। और हिंदू का जो आप अगर इस वर्ड को यूज करना चाहें कि हिंदुओं की जो ताकत है वो ये हुई क्योंकि हमारा गुरुकुल सिस्टम जो है वो धीमे धीमे के नष्ट कर दिया गया। लेकिन इस्लाम ने इंडिया में वो होने नहीं दिया। उन्होंने अपना गुरुकुल सिस्टम यानी कि अपना मदरसा जो है उसको अपनी ताकत बना लिया। तो इसमें इन्होंने जो नई टेक्निक जो इन्होंने लगाई वो ये थी कि हम किसी भी जमींदार से या किसी भी दौलतमंद आदमी से अपने मदरसे को चलाने के लिए पैसा नहीं लेंगे। ये अपने आप में बिल्कुल नहीं सोचती। उन्होंने कहा कि जो भी हम पैसा लेंगे वो अल्लाह के मदद के तौर पे लेंगे और सबसे लेंगे। गरीब से गरीब आदमी भी 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए जो भी देगा उसी से अपना काम चलाएंगे। तो क्या हुआ कि वो पेट्रोनेज
जिसको अंग्रेजों ने खत्म किया था 1857 में, कि बड़े बड़े लोगों को, जमींदारों को मार दिया तो पैसा भी आना मदरसों के पास खत्म हो गया। बिल्कुल। तो पेट्रोनेज खत्म हो गई, पेट्रोनेज खत्म होने से मदरसे खत्म हो गए। तो उन्होंने जब वो पेट्रोनेज का सिस्टम ही निकाल दिया, उन्होंने कहा कि हम सब्सक्रिप्शन सभी से लेंगे, तो अब यानी कि मदरसे जो हैं वो अपने ऑर्गेनिकली फलने फूलने लगे। अब आप इसको हिंदुइज्म से कंपेयर करिए। हिंदुइज्म में क्या था कि गुरुकुल जो था वो अटैच था मंदिरों से, मंदिरों को बनवाते थे राजा महाराजा। बिल्कुल। तो मंदिरों के जो चंदे आते थे वो, उससे गुरुकुल भी चलते थे। तो जब तक वो मंदिर बचे रहे तब तक वो गुरुकुल बचे रहे। जब वो मंदिर तोड़े गए तो वो गुरुकुल भी खत्म हो गए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये गुरुकुल हम अलग जगह से भी चला सकते हैं। बिल्कुल। गुरुकुल जो है वो ग्राम पंचायत टाइप की भी लोग चला सकते थे, ग्रामीण लोग भी चला सकते थे, कुछ चंदे अंदर दे के भी चला सकते थे, लेकिन वहां पे वो गुरुकुल नहीं चलाए। लेकिन यहाँ पे सोच नहीं थी, सोच रेवोल्यूशनरी थी, तो उन्होंने अपने मदरसों को बचा लिया। और उस मदरसों को बचाने की वजह से इस्लाम को ताकत मिलती चली गई इंडिया में। और इतनी ताकत मिली देवबंद को कि आज देवबंदी जो हैं वो दुनिया के हर कोने में मौजूद है। तो देवबंदियों का साथ क्या है कि इन लोगों ने करा क्या कि जब ये मदरसे बनाए, जो देवबंद का जो मदरसा बना था, तो इसके अंदर जो, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी फंडिंग जो थी उस, उन्होंने बिल्कुल ही यूनिवर्सल फंडिंग कर दी थी। बिल्कुल, तो ये सबसे लिए चंदा। फंडिंग, सबसे पैसा लेना है, बिल्कुल। जो अब अल्लाह और अल्लाह के नाम पे लेना है, और ये कहना है कि अल्लाह की मदद जब तक मिलती रहेगी तब तक मदरसे चलते रहेंगे। तो क्या हुआ कि कॉमन आदमी जो है वो मदरसों से जुड़ गया। कॉमन आदमी ने ये ड्यूटी इख्तियार कर ली कि ये मदरसे जो हैं हम चलाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी थॉट थी। बिल्कुल। तो अब इससे क्या हुआ कि जब ये मदरसे बनने लगे, तो आपका अगर थॉट प्रोसेस ये हो जाए कि मदरसे जो है कॉमन आदमी बनाएगा, तो कॉमन आदमी उसको चला भी सकता है। बिल्कुल। तो उसके क्लोन्स यानी कि उसके मॉडल जो है वो जगह जगह बनने लगे। तो इसके अंदर क्या हुआ कि 3 चीजें थी जो कि इस नेटवर्क ऑफ मदरसा जो है, जो देवबंद के मदरसे के क्लोन्स जो बनने लगे, वो 3 चीजों की वजह से बने। पहला तो ये कि भाई इनके जो तीनों फाउंडर्स थे, मोहम्मद इमदादुल्लाह, कासिम नानातवी और राशिद अहमद गंगोई, ये अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक थे, बहुत ही रिसोर्सफुल थे। कासिम नानातवी और राशिद अहमद गंगोई जो थे वो बहुत पढ़े लिखे हुए थे, वो दिल्ली स्कूल में पढ़ चुके थे। तो उन्होंने करा क्या कि बाकायदे सिलेबस बनाया, बाकायदे एग्जामिनेशंस करवाए, बाकायदे टीचर्स को अपॉइंट किया, टीचर्स को सैलरी दी। और जब ये सब काम होने लगा तो इनके जो स्टूडेंट्स निकल के यहाँ से जाने लगे, उन्होंने अपने अपने गांव में जाके मदरसे बनाने लगे। तो जैसे कि देवबंद का पहला मदरसा था, वैसे ही थोड़े दिन बाद सहारनपुर के अंदर भी एक मदरसा खुल गया। तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा वो था। और उसके अंदर इसकी फार साइटेडनेस तो थी ही थी इन टीचर्स की, लेकिन इन टीचर्स की फार साइटेड के अलावा भी कुछ और रीजंस थे जिसकी वजह से ये नेटवर्क्स बढ़े। और उसके अंदर जो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा तो ये रहा कि एक प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। तो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से इन लोगों ने क्या किया कि जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि नमाज कैसे अदा करी जाए, सही तरीका क्या है मुस्लिम होने का क्या क्या फ़र्ज़ है, उसके छोटे छोटे पैम्फलेट्स बना दिए। और वो पैम्फलेट्स जो है बना के गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो उन पैम्फलेट्स की वजह से भी इसका बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई। उसके अलावा क्या हुआ कि फतवा जो था, पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई भी चीज़ पे एडवाइस चाहिए होती थी तो फतवे दे सकते थे उलेमा,
लेकिन जब से उलेमाओं को ख़त्म किया ब्रिटिशर्स ने, तो वो फतवे देना उन्होंने बंद कर दिया। तो अब फतवे कैसे दें? तो लोग जो है राशिद अहमद गंगोई को चिट्ठियां लिखा करते थे, और चिट्ठियों के जो जवाब होते थे हाँ जी। वो अपने आप में एक फतवे हो जाते थे। अच्छा। तो वो जो फतवे थे उसकी बल्कि एक किताब भी बनी, राशिद फतवा करके जो था, जो राशिद अहमद गंगोई साहब ने बनाई थी, जो उन्होंने फतवे दिए थे उसका कलेक्शन को एक आज की तारीख में किताब के रूप में पेश किया जाता है, एंड इट इज़ अ वेरी फेमस बुक। एंड सर ऐसे तो स्पाइस और इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, ये तो काफी मैं अनोखी चीज बताई आपने। आपको जो ये चीज़ बता रहा हूँ वो आपको इस तरफ ले जा रहा हूँ कि आप देखिए कि किस बेहतरीन तरीके से देवबंद को ऑर्गेनाइज किया गया, और किस बेहतरीन तरीके से और किस बेहतरीन सोच की वजह से वो सारी जगह फैल गया। तो अब आप ये देखिए कि इनकी शुरुआत के दिनों में ही, देवबंद की शुरुआत के दिनों में दूर दूर से लोग पढ़ने आने लगे, इराक से, ईरान से, उसके बाद टर्की से, चाइना से, रशिया से, इंडिया के तो सभी सारे प्रांतों से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आने लगे। और जब जब वो यहाँ से निकलते थे तो वो अपने आप में ही एक छोटा मोटा मदरसा बन के निकलते थे, और जाते थे अपने गांव में, या तो मदरसा इस्टेब्लिश कर लेते थे या मस्जिदों के मौलवी बन जाते थे। और जब मस्जिदों के मौलवी बनते थे तो जो खुतबा वगैरह करते, जैसे कि कोई कॉमन आदमी अपने लड़कों को, अपने बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए देवबंद। तो देवबंद की जो एक तरीके से इस्लाम, अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें तो जैसे ही वो अरेबिया से बाहर निकला था, तो मैं ये आपको बता रहा था कि कैसे जो है देवबंद की जो टीचिंग्स हैं, देवबंद की जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे दुनिया भर में फैला। तो देवबंद ने जो है वो इस्लाम को एक तरीके से सेकुलराइज कर दिया अपने अपने फॉलोअर्स में। उसको एक तरीके से सेकुलराइज करने से क्या हुआ कि सबके पास आसानी से वो पहुंचने लगा, आसानी से लोग समझने लगे, और जब वो समझने लगे तो उसको फॉलो करने लगे। लेकिन साथ ही साथ एक इलियास खानलवी करके एक देवबंदी थे, और इन्होंने जो बनाया वो था तबलीगी जमात। तबलीगी जमात एक्चुअली जो बना था वो एज अ रिस्पॉन्स टू शुद्धिकरण मूवमेंट जो दयानंद सरस्वती साहब चला रहे थे, उसके रिस्पॉन्स में बना था। ये इनको दयानंद सरस्वती साहब को जो थे, इनको एक अब्दुल रशीद जैसे आदमी ने मार भी दिया था, मर्डर कर दिया था। लेकिन ये कर क्या रहे थे कि ये मेवात रीजन में, जो मेवात रीजन है जिसका नूह, आपने काफी नाम सुना होगा नूह का, और हरियाणा में नूह में, हाँ जी। और ये अपने आने वाले दिनों में अपने आप में एक पोटेंशियली बहुत बड़ा सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो रहा है नूह को। तो नूह में जो ये मेवाती मुस्लिम्स थे, ये नाम के मुस्लिम्स थे, ये सारे के सारे रीति रिवाज हिंदू वाले करते थे। तो इलियास खंडालवी साहब ने जब इनको देखा तो उन्होंने कहा यार ये तो मवेशियों की तरह है, जो इनको कहता है हिंदू की तरफ तो वो हिंदू की तरफ चले जाते हैं, जो कहता है मुसलमान की तरफ ये मुसलमान की तरफ चले जाते हैं। तो क्यों ना इनको इस्लाम इस तरीके से समझा दिया जाए कि ये अपने आप में छोटा सा मदरसा बन जाए, अपने आप में ही भरपूर हो जाए, अपने आप में ही इन लोगों को समझ में आने लगे कि क्या काम करना ठीक है और क्या काम करना गलत है। तो इन लोगों ने, इलियास खानवी साहब ने तबलीगी जमात बनाई। और तबलीगी जमात में क्या होता था कि आपको उलेमा की जरूरत नहीं, आपको लोकल मुसलमान जिसने थोड़ी बहुत अपनी इल्म की जो है वो स्टडी कर रखी हो, जो भी थोड़ा बहुत इस्लाम की स्टडी कर रखी हो, वो जाके दूसरे मुसलमानों के पास बैठते थे और कन्वर्सेशनल टोन के अंदर उनको दीन के बारे में बताते थे, उनको कि कैसे रिस्पेक्ट करनी है उसके बारे में बताते थे, नमाज 5 बार करने का क्या फायदा है उसके बारे में बताते थे। तो ये तबलीगी जमात ने देवबंदी
जो थॉट प्रोसेस को है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया। तो अब आप ये सोचिए कि देवबंद की जो पहुंच थी वो देवबंद में ना रह के वो मक्का में भी पहुंच गई, वो ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट, टर्की, रशिया, चाइना में तो पहुंची, वो साउथ अफ्रीका में भी पहुंच गई। और साउथ अफ्रीका में जाके वहां पे 2 देवबंद के जो है दारुल उलूम बने, यानी कि स्कूल्स बने, और और वो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट में आ गया बरेलवी के साथ। अच्छा। और वहां पे उनकी बाकायदे आपस में लड़ाइयां हुई और काफी डिस्कशंस हुए, लेकिन समहाउ दे प्रिवेल्ड। इसी बीच क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 ही, तो बहुत सारे जो हैं वो यूके में पहुंच गए। तो यूके में भी एक दारुल उलूम बरी बना, और ये देवबंदी जो हैं वो यूके में जाके उन्होंने वहां पे भी अपना एक तरीके से कहा जाए सेमिनरीज, मदरसे जो है स्थापित करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से आज की तारीख में ऑलमोस्ट 80% जो सेमिनरीज और मॉस्क हैं वो देवबंदियों की है। अब देवबंदी जो है वो यूएसए में भी पहुंच रहे हैं, और जो देवबंदी का स्ट्रेन्स हैं वो बाकी यूरोप में भी पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक यूके में उसका स्ट्रेन जो है सबसे ज्यादा मजबूत है। तो अब जब आप ये देख रहे हो कि देवबंदी इतने ज्यादा प्रोलिफरेट कर गए हैं और इतनी ज्यादा तादाद में है, तादाद की बात करें तो जो देवबंदी सोच है उसी की वजह से आज तालिबान चल रहा है। वही सोच जो है वो पाकिस्तान को चला रही है, वही सोच जो है वो बांग्लादेश को चला रही है। तब आपके लिए ये जरूरी हो जाता है जानना कि भाई देवबंद में क्या पढ़ाया जा रहा है और उसके ऊपर हम किस तरीके से नजर रख रहे हैं या मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसमें आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस्लाम के, उनको मॉनिटर करना, और उसमें से एक वर्ड है जिहाद। तो जो कुरानिक मीनिंग ऑफ जिहाद है और जो देवबंदी मीनिंग ऑफ जिहाद है, उसके अंदर जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया है वो दोनों अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं। कुरानिक मीनिंग ऑफ जिहाद ये है कि जब आप पे जुल्म किया जाए जी, तब आप जिहाद करिए। देवबंदी का मतलब यह है कि आपको जिहाद करना है सभी को दीन की तरफ मोड़ने के लिए। तो इसके अंदर जो दावा करना है, यानी कि दावत देना है इस्लाम को ज्वाइन कबूल करने के लिए, सब जायज हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि देवबंदी कह रहे हैं कि जिहाद करिए दारुल इस्लाम बनाने के लिए, दारुल इस्लाम बनाने के लिए जिहाद करना है। तो इंडिया जो है, अगर हम अहमद शाह देहलवी की डेफिनेशन देखें तो अभी क्या है? अभी तो दारुल हर्म है सर। दारुल हर्ब है, तो दारुल इस्लाम कैसे बनेगा? देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट का बढ़ावा देके देवबंदी की सोच तो यही रहेगी सर। देवबंदी की सोच तो यही रहेगी। बिल्कुल। तो अभी जो है हम अगर दारुल हर्ब है तो हमारे साथ क्या क्या होना चाहिए इसको दारुल इस्लाम बनाने के लिए? तब अब यहां पे कनेक्शन आता है द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिंग वॉर। उसके अंदर यह कहा गया है कि जिहाद इज नॉट, अगर मतलब मैं इसको अंग्रेजी में ना बोल के हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं। आप सर पहले अंग्रेजी में बोल सकते हैं, फिर हम उसको हिंदी में अनुवाद कर देंगे। जी, तो जिहाद इज नॉट मियरली वॉर, इट इज रीपर्पसिंग ऑफ entire society
and all your resources to strike terror into the hearts of people who do not follow Islam. आप जब किसी की सोल को टेरराइज कर देते हो, सोल को टेरराइज करने का मतलब क्या है कि आपने उसका फेथ तोड़ दिया। आपको कॉन्क्वेस्ट ऑफ लैंड इज नॉट जिहाद, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैन, माइंड एंड सोल इज द ट्रू एंड ऑफ जिहाद। कि उसके पास आपके सामने सरेंडर करने के अलावा कोई भी चारा ना हो। तो इस जिहाद के अंदर हर मुसलमान जो है वो एक सोल्जर हो गया। कुछ लोग तलवार उठाएंगे, कुछ लोग देवबंदी थॉट प्रोसेस बढ़ाएंगे, कुछ लोग चंदा देंगे, कुछ लोग इस्लाम को वर्ल्ड स्टेज पे डिफेंड करेंगे, कुछ लोग टेरर बाय अदर मीन्स करेंगे, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स लोगों ने किया, जो कश्मीर के थे, जो फरीदाबाद में अल फतह यूनिवर्सिटी या अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई कर रहे थे। तो दिस रीपर्पसिंग ऑफ ऑल मुस्लिम्स in the line of jihad is what ultimately is the teaching of Devband, even if it does not say so. देवबंद ने जिहाद का आपको एक डेफिनेशन दिया, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर ने उस डेफिनेशन को एक्सपेंड किया और उसका मैनिफेस्टेशन आपको दिखाई पड़ा तालिबान में, अफगानिस्तान में, जहां पे उन्होंने सब कुछ जमींदोज कर दिया, बामियान के बुद्धा को गिरा दिया, बिल्कुल, गुरुद्वारों के अंदर बम ब्लास्ट किए, हिंदुओं को भगा दिया, उसका यहूदियों को भगा दिया। उसका मैनिफेस्टेशन आपको कहां दिखाई पड़ा? कश्मीर में दिखाई पड़ा। बिल्कुल। तो कश्मीर से पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि उसका मैनिफेस्टेशन पाकिस्तान में देखने को मिला। वहां भी सारे हिंदू, सारे सिख, सबके साथ वही हुआ। फिर वो बढ़ता गया। अब वही मैनिफेस्टेशन जो है वो आप लाइव जो है वो देखेंगे बांग्लादेश के अंदर। एक बहुत बड़ी कहावत है कि डू नॉट लेट टू रिलीजन्स रिमेन इन नजफ और हिजाज का जो एरिया है, बल्कि लेट नॉट टू रिलीजन्स रिमेन इन हिजाज और नजफ। दैट इज द सेइंग व्हिच इज एट्रीब्यूटेड टू प्रॉफिट मोहम्मद। उन्होंने कहा था कि दो रिलीजन को हमारे एरिया में मत रहने दें। बिल्कुल, क्योंकि कंपैरिजन होगा तो एक रिलीजन की ताकत कम होती जाएगी और जो रिलीजन ज्यादा क्रूअल होगा उसकी ताकत कम होती जाएगी। ठीक है, तो आज की तारीख में जो आप तालिबान में, पाकिस्तान में, कश्मीर में, बांग्लादेश में देख रहे हो, वो किसी भी तरह से वहां पे दो रिलीजन्स को नहीं रहने देंगे। तो जो आप माइनॉरिटीज के ऊपर जो एट्रोसिटीज देख रहे हो, ये बिल्कुल सोची समझी टेक्निक है। कि वहां पर और किसी को रहने मत दो, यूनिफॉर्मिटी लेके आओ। लेकिन यूनिफॉर्मिटी अनफॉर्चुनेटली इतनी आसानी से आती नहीं है। पहले इसमें यहूदी मारे जाएंगे, फिर उसके अंदर क्रिश्चियंस आ जाएंगे, हिंदूज आ जाएंगे, बुद्धिस्ट आ जाएंगे, और जब कोई नहीं बचेगा तो शिया सुन्नी करेंगे। बिल्कुल, शिया सुन्नी अहमदिया करेंगे। वो भी कम हो जाएगा तो पश्तो जो है वो पश्तून जो है वो मुजाहिर के ऊपर हो जाएंगे, पश्तून जो है पंजाबी के ऊपर हो जाएंगे।
क्योंकि बिल्कुल। हमेशा आपको कोई ना कोई विक्टिम तो ढूंढना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आपको वापस दीन की तरफ लेके आना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो बिल्कुल। आपसे डिफर कर ही रहा हो। बिल्कुल। तो ये जो रेसिपी है, ये कंटिन्यूअस स्ट्राइव की रेसिपी है। बिल्कुल सर। सर इसमें एक चीज मैं पाकिस्तान। आपको, हाँ जी, मैं हाँ जी। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा। मैं अफगानिस्तान में रहा हूँ, मैं काबुल में रहा हूँ, मैं एक डेढ़ महीना वहां था। मैंने वहां जिहाद को लाइव होते हुए देखा है, और मैंने लोगों से बात किया जो गुलमुद्दीन हिकमतयार के कैंप के थे, लोगों से बात की जो तालिबान के थे। और मैं भारतीय था तो मेरे से तो बड़े प्रिय से मिलते थे, मेरे को राजा की तरह मेरे को ट्रीट करते थे, मेरे को तो खाना वाना बढ़िया देते थे, लेकिन मेरे से बात जरूर करते थे कि, और कहते थे कि अभी अमेरिका यहाँ है और नेटो यहाँ है हमारी जमीन पर, तो हम जिहाद लड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा, आप एक दिन चलो, आप जीत गए एक दिन, अमेरिका भाग गया, नेटो भाग गया, जैसे भाग गए 2021 में, फिर तो आपकी जिहाद खत्म। तो एक चीज उन्होंने मेरे को सिखाई, उन्होंने बोला कि जिहाद नहीं खत्म होगा, जंग चालू होगी। जब जिहाद हम करेंगे बाहर वालों के लिए, और जब हमें आपस में करना होगा तो हम उसको जंग करेंगे। तो ये आपने जो सिखाया ना सर, ये मैंने लाइव सीखा है। और आप जब अभी बता रहे हैं तो मेरे को याद आ रहा है कि कैसे, और ये बच्चे थे, 18-19 साल के बच्चे थे, ये उनके दिमाग में बैठ चुका है कि लड़ाई नहीं खत्म होगी, उसका बस जो उसका जो नाम होगा वो अलग होगा। तो ये जो है, ये आप अपने सामने होते हुए देखेंगे। तो बिल्कुल। अब जब ये सब आप अपने सामने होते हुए देख रहे हो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग देवबंद तो जानते हैं, लेकिन देवबंद के अंदर पढ़ाया क्या जा रहा है, ये तो बिल्कुल। आरिफ मोहम्मद खान जैसे दानिशमंद लोग हैं जिन्होंने एक कंपैरिजन करके हमें बता दिया कि जिहाद का मतलब कुरान में क्या लिखा है और देवबंद में देवबंद लिखा। वाले क्या पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बाकी सिलेबस का क्या है? तो बड़े एक इंटरेस्टिंग वाक्य अभी हाल में हुआ। तो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो चीफ थे, उन्होंने कहा, बाकायदे उन्होंने एक मिसिव लिखा सहारनपुर के डीएम साहब को कि एक किताब पढ़ाई जा रही है बहिश्ती जेवर देवबंद में, और इसको एक थानवी साहब ने लिखा है, और ये जो है लड़कियों को, न्यूली वेड लड़कियों को बताती है कि कैसे अपनी शादी के अंदर उनको एक्ट करना है, शादी को कैसे अपनाना है। तो किसी ने उस किताब को पूरा पढ़ा तो उसमें पाया कि ये तो पीडोफाइल प्रमोट कर रही है। तो बहिष्ठी देवर को बाकायदे वहां के सिलेबस से हटाया गया। अब कितनी किताब ऐसी हैं जो कि रेडिकल आइडियाज को प्रीच कर रही हैं, आज की तारीख में ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, हिंदुस्तान में भी किसी को नहीं मालूम, जो वहां पढ़ते हैं उन्हीं को मालूम है। और उन आइडियाज को कैसे एक्सपेंड किया जा रहा है ये भी किसी को नहीं मालूम। बस हमें मैनिफेस्ट रियलिटीज दिखाई पड़ रही हैं, तालिबान के रूप में, तबलीगी जमात के रूप में, जिसको कि सऊदी अरेबिया ने बैन कर दिया है। बैन कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये जो मैनिफेस्ट रियलिटीज हैं, इसके ऊपर कि सऊदी अरेबिया ने इसको क्यों बैन किया, उनको क्या प्रॉब्लम थी इससे, तबलीगी जमात से, उनको क्या प्रॉब्लम है देवबंद से। तबलीगी जमात तो निकला देवबंद से ही है, बिल्कुल। जो वो पढ़ा रहे हैं वो देवबंदी थॉट प्रोसेस को ही तो पढ़ा रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में आज तक कोई चर्चा हुई है इंडिया में? बिल्कुल नहीं सर, नहीं हुई है। तो जब ये चर्चाएं नहीं होती हैं, तब क्या होता है कि हम लोग एक कुकून में रहते हैं। अभी तक हमें इसने इफेक्ट नहीं किया है, करा है, लेकिन हम उसको, जो उसके मैनिफेस्टेशंस हैं उसको भी हम रिकग्नाइज नहीं करना चाहते। जो कश्मीर में हुआ है, जिस तरीके से वहां पे एक्सोडस प्लान करके निकाला गया है हिंदुओं को, उसके बारे में अगर आप किसी से हिंदू से बात करते हो तो वो भी बात करने से कतराता है कि भाई कौन सी ऐसी थॉट प्रोसेस थी जिसकी वजह से आपको हिंदुओं को निकालना पड़ा। बिल्कुल। तो ये चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारी पॉलिसीज जो है वो क्लियर नहीं होंगी।
और जब आपकी पॉलिसीज ही नहीं क्लियर होंगी तो आप कैसे उस थ्रेट को या उस एमिनेटिंग डेंजर को डील करोगे? आपके पास कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है डील करने के लिए। इसीलिए आज की तारीख में अगर मैं थोड़ा कैंडिड हो जाऊं और कहूं कि अगर हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर से निकाल लें तो क्या कश्मीर फिर भी हमारा पार्ट रहेगा इंडिया का? बिल्कुल नहीं रहेगा सर। तो इस तरीके के आंसर्स हमें मिलेंगे। इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर 1977 में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया जनरल इरशाद ने। 1977 ही वो साल था जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर डाला इंदिरा गांधी ने, और वहां पे वो निकाल लिया गया था। वहां पे क्यों निकाल लिया गया था? क्योंकि जो जमात इस्लामी थी, जो कि मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही थी और पाकिस्तानी आर्मी का साथ दे रही थी, उसको वापस गवर्नमेंट में लेके आए थे। तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी दे वर इन पावर एट दैट, और उन्होंने उस पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से जो 1971 वॉर का लिटरेचर था, जितनी उसकी मेमोरीज थी, उसको पूरा वाइप आउट करने की कोशिश की। बिल्कुल। और क्योंकि मेमोरीज शॉर्ट लिव्ड होती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो अब वो जनरेशन खत्म हो रही है जिसको 1971 वॉर याद है। तो उसी की वजह से ये जो आप मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन देख रहे हो बांग्लादेश में, जो कि जमात इस्लामी, जो कि पाकिस्तान के द्वारा बैक किया गया है, फंड किया गया है टर्की और अमेरिका के द्वारा, वो आज फिर से जब इलेक्शंस होंगे 12 फरवरी को, तो यू विल सी देम इन पावर अगेन। एंड दिस टाइम दे हैव डिस्क्रेडिटेड अवामी लीग टू दैट एन एक्सटेंट कि अवामी लीग, एक तो अवामी लीग को ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देना। हाँ, बैंड है सर, वो तो अवामी लीग तो बैंड है। तो जब अवामी लीग बैंड है तो जो सरकार आएगी वो बीएनपी, एनसीपी और इसकी आएगी, जमात की आएगी, जमात इस्लामी की, बिल्कुल ठीक है। और वो जो काम कर, और आने से पहले इन्होंने जो ये रिजीम चेंज है, दिस इज नॉट अ रेवोल्यूशन व्हिच इज हैपेनिंग, ये तो मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा है न्यूयॉर्क में कि महफूज आलम जो है वो इस रिजीम चेंज को इसने ऑर्केस्ट्रेट किया है, और ये ऑर्केस्ट्रेशन चल रहा है 2 साल पहले से, जबकि आउट इंडिया कैंपेन चलाई गई थी, जिसके अंदर लोग, जमात के लोग हर दुकानों पे गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं रखेंगे। कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन आर्टिस्ट बंद कर दिए थे, जो फिल्म आर्टिस्ट जो बंगाली इंडस्ट्री वगैरह में जाते थे उनका जाना बंद करवा दिया था। तो दिस वाज अ सस्टेन्ड कैंपेन। बिल्कुल। और जिस तरीके से शेख हसीना को निकाला गया है वहां पे, जो मॉब ने जिस तरीके से शेख हसीना को निकाला था, वो इतना बढ़िया तरीके से प्लान्ड था कि मैं, महफूज आलम ने अगर उसको किया है तो आई वुड लाइक टू सल्यूट, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक तो आउट इंडिया कैंपेन चलाया, हथियारों को जो है यूनिवर्सिटीज में लगाया। जब ये रिजीम चेंज शुरू किया तो नोवेयर इन द वर्ल्ड व्हेन दिस काइंड ऑफ रिजीम चेंज और रेवोल्यूशन हैपेंस, आप पुलिस को खत्म कर देते हो। इन्होंने 600 में से 400 पुलिस थाने जला दिए, बर्बाद कर दिए, वहां के वेपन्स लूट लिए, और उन वेपन्स से उन्होंने जो एट्रोसिटीज माइनॉरिटीज के ऊपर अनलीश करी है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। अभी हमारे ही आसपास नेपाल में और श्रीलंका में भी रिजीम चेंजेस हुए हैं, लेकिन ओली के पार्टी को और राजपक्षा की पार्टी को खत्म नहीं किया, खत्म तो नहीं किया गया। उनको कहा कि आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन अवामी लीग को नहीं करने दे। बिल्कुल सर, मेरी एक अवामी लीग
के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, निजुम मजूमदार है। उनका ये कहना था कि अगर बांग्लादेश में फरवरी में जब इलेक्शन होते हैं और आवामी लीग को खड़ा होने नहीं दिया जाता है तो वहाँ सिविल वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसमें सिविल वॉर का वो नाम दे रहे हैं जिहाद बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अवामी लीग कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है सर, उसका फिर भी कम से कम 60% बांग्लादेश के लोग तो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह चल रहा है और उनको निकाल दिया गया है इलेक्शन से, तो हालात बड़े गंभीर हैं। तो सर मेरा टेक सिंपल सा ये है कि जिसने जो भी बंगाल में थोड़ा दिन रहा है और जो भी बंगालियों को या बंगाली स्पीकिंग लोगों को जानता है, तो वो लोग इतने इजीली कंट्रोल में नहीं आते। दे आर इंटेलेक्चुअली प्रोनाउंस्ड पीपल। उनको मार पीट के दबाना बहुत मुश्किल काम है। ममता दीदी ने पूरी कोशिश कर ली। ममता दीदी के पास सारे वो हथियार थे जिससे कि सप्रेस किया जाए, लेकिन ममता दीदी कंट्रोल नहीं कर पाती। आरजे कार, संदेश खाली, टीचर्स का जो स्कैम हुआ था, ये सारी चीजें वहां पे बाहर आ जाती हैं सूनर और लेटर। यही लोग जो है वो, यही ब्लड जो है वो बांग्लादेश में है। दे शेयर द सेम कल्चर इफ नॉट द सेम रिलीजन। और जिसका वोट शेयर ऑलमोस्ट 40-45% हो, वो क्या ऑपरेशन लेगा? जब पाकिस्तान आर्मी ने खुलेआम कत्ल किए थे, खुलेआम रेप किए थे, खुलेआम डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी किया था, तब तो इन लोगों ने दे डिड नॉट गिव अप। तो अभी भी ये लोग गिव अप नहीं करेंगे, लेकिन इनको एक एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है। जो आप सिविल वॉर कह रहे हो, उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, आपको आर्म्स चाहिए, आपको लीडर्स चाहिए, आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, आपको अपने सेफ एरियाज चाहिए। वो कहाँ है अवेलेबल अभी? ये हो सकता है 80% होगा, लेकिन नॉट इमीडिएटली। व्हाट विल हैपन इज कि, ये मैं प्रेडिक्शन ही कर रहा हूं, आई एम जस्ट स्टिकिंग माई नेक आउट ऑन दिस subject. India will have to play this out intelligently. India will have to support these Awami League people in case if we want to have our say in Bangladesh. Jamaat and Pakistan have reversed 1971. बिल्कुल। As of now. उन्होंने जितने भी 1971 वॉर के जो गेन्स थे वो सारे के सारे रिवर्स कर दिए हैं। एंड उसके लिए मैं अपनी ही देश को जिम्मेदार मानूंगा। इट शुड हैव बीन आवर बैक वाटर्स, इट शुड हैव बीन अ सेक्युलर कंट्री, इट शुड हैव बीन अ कंट्री which was and continued to remain beholden to India. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा बहुत बड़ा फेलियर है। ये फेलियर बहुत सारे फ्रंट्स पे है। ये फेलियर सबसे पहले तो फॉरेन पॉलिसी का मैं कहूँगा कि आपको मालूम ही नहीं है कि आप एक चीज होती है गिविंग बर्थ टू द नेशन, जो हमने कर दिया। एक होता है नेशन बिल्डिंग। जब आप नेशन बिल्डिंग नहीं करते हो तो आप एनार्की करवा देते हो। नेशन बिल्डिंग कौन करता था? नेशन बिल्डिंग ब्रिटिशर्स करते थे। यूज्ड टू गो कॉलोनाइज एंड समहाउ यूज द रिसोर्सेज ऑफ द नेचर ऑफ द नेशन टू बिल्ड देयर एम्पायर्स। लेकिन अमेरिका नहीं करता था। अमेरिका इराक में आया और थोड़े दिन बाद चला गया। क्या हुआ? वैक्यूम क्रिएट हो गया और एनार्की हो गई। अमेरिका अफगानिस्तान में आया
और बिना नेशन बिल्डिंग करे हुए वापस चला गया। क्या हुआ? तालिबान वापस आ गया और मजबूती से वापस आ गया। बिल्कुल। तो इंडिया ने वही क्लासिकल मिस्टेक करी है कि हमने उसको बहुत जल्द छोड़ दिया। हमने नेशन बिल्डिंग नहीं करी, हमने जिस एनवायरनमेंट को शेप करना था वो हमने नहीं किया। तो अब हमें दूसरा मौका मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने की बात है। क्योंकि बीएनपी और जमात की जो गवर्नमेंट है वो अवामी लीग को नहीं रहने देगी, अवामी लीग को कुचलने की पूरी कोशिश करेगी। अब इसके अंदर आता है कि अब इनके पास कितना पैसा है, इनको कितनी बाहरी मदद मिलती है। क्योंकि आज की तारीख में बड़े बड़े क्लेम्स हो रहे हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट हम मिला लेंगे, 7 सिस्टर्स को हम लोग कर लेंगे। ये एक्चुअली हमें बड़ा लगता है कि ये मजाक है, लेकिन जब भी ऐसे कोई क्लेम्स होते हैं ना, तो इनको हमें कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारा फ्यूचर बनता है, लोग कहते हैं ना कि एक काम 2 बार होता है, एक बार हमारे दिमाग में होता है और एक बार ग्राउंड पे होता है। बिल्कुल। तो इनके दिमाग में तो आ रहा है, तो ग्राउंड पे करने के लिए कैसे करेंगे? ग्राउंड पे करने के लिए इनको इन्फिल्ट्रेशंस करने पड़ेंगे, लार्ज स्केल इन्फिल्ट्रेशंस। असम में दे हैव गॉट रीजनेबल पॉपुलेशन साइज, बाकी जगह नहीं है। लेकिन अगर असम को चिकन नेक के ऊपर एलईटी का ट्रेनिंग कैंप खुला हुआ है, चाइना जो है वो चिकन नेक के आसपास ही कहीं किसी एयर स्ट्रिप को फिर से रिवाइव कर रहा है। बिल्कुल। तो नेवर टेक एनी क्लेम एज अ जोक, और स्पेशली इस समय जबकि सारी सुपर पावर्स जो हैं वो अलाइंड हैं। चाइना वहां पे है, चाइना के एक तो एयर स्ट्रिप जो मैंने अभी आपको बताया, प्लस चाइना ने 11 उनको सबमरीन्स दी थी जो कि अब ऑपरेशनल है। उसके बाद सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर जो कि अमेरिका को चाहिए थी, 3 किलोमीटर वाली आइलैंड, वो अमेरिका को मिल गई है। पाकिस्तान को चाहिए था जमात और रिवर्सल ऑफ 1971 और वो हो गया है। उसको चाहिए था कि एलईटी वगैरह जैसे जो कि हार्ड लाइनर्स, क्रूअल फाइटर्स अवामी लीग को दबाने के लिए हमें चाहिए बांग्लादेश में, वो उसने वहां पहुंचा दिए। जीनोसाइड करने के लिए बहुत आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, इट इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस थिंग। आपको एरिया की मैपिंग करनी पड़ती है, आपको वहां का अप्रोचेस देखनी पड़ती हैं, आपको टारगेट देखने पड़ते हैं, टारगेट को सर्वेलेंस के अंदर रखना पड़ता है, तब जाके जीनोसाइड्स होते हैं। और भी इसके अंदर स्टेप्स है जीनोसाइड करने के लिए। तो ये सब के लिए दे हैव गॉट अ मैकेनिज्म इन प्लेस। नाउ दे आर जस्ट वेटिंग फॉर लेजिटिमेसी ऑफ हैविंग एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्योंकि मोहम्मद यूनुस के समय अगर ये सब होता रहा तो मोहम्मद यूनुस की क्रेडिबिलिटी और इंटरिम गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जाएगी। बिल्कुल। और कोई रिएक्शन कोई करता है, म्यांमार करता है, इंडिया करता है, लेजिटिमेसी मिल जाएगी। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो लोग कहेंगे कि आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए थी, आपको अपने कंसर्न्स रेज करने चाहिए थे कोई भी काइनेटिक एक्शन करने से पहले। तो ये जो है आने वाले साल जो है बहुत ही खराब रहेंगे बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के लिए। और अगर हम कुछ हमने कैपेबिलिटीज बिल्ड अप कर ली हैं तो ये अच्छी बात है, अच्छा ही रहेगा। सर आपने बहुत सारे एंगल्स दिखाए हैं और समझाए हैं। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ आपसे, हमारे दर्शक भी वही चाहते हैं कि ये जो कनेक्शंस बने हैं देवबंद से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज से बांग्लादेश,
जहां उन्होंने खुद जेनोसाइड किया, रेप किया। देवबंद की आइडियोलॉजी पाकिस्तान की फौज ने यूज करके अब वापस एंट्री कर ली है बांग्लादेश में। और आप मेरे को इससे पहले बता भी रहे थे कि पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आप थोड़ा और उसको डिटेल में समझा सकते हैं सर? डिटेल में समझाने का ये मतलब है कि जो जो पाकिस्तान के अंदर जो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर का जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर क्या है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बनती जाती हैं, जो ऑर्गेनिकली आपके पास से ग्रो करती हैं, अब आप यू स्टार्ट टेकिंग द टेरर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। शुरू करते हैं देवबंद, तबलीगी जमात, बिल्कुल। जमात इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी, तालिबान, टीटीपी, अहले हदीस, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा। ये क्या हो रहा है कि ये धीमे धीमे करके दे ब्रांच आउट, ईच हैविंग ए स्पेसिफिक पर्पस ऑफ क्रिएटिंग जिहाद लाइक कंडीशंस, ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रगल्स, टारगेटेड स्ट्रगल्स। तो जो जमात का जो विंग बांग्लादेश में है, उसका जो पेरेंट है वो तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है ना। 1947 में ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान। जमाते इस्लामी पाकिस्तान बना, उसका एक विंग जो था वो जाके बांग्लादेश में बैठा हुआ और टोटली अलाइंड है अपने वेस्टर्न विंग के साथ। और अलाइनमेंट इतना ज्यादा है कि दे आर रेडी टू सपोर्ट देयर वेस्टर्न पाकिस्तान आर्मी अगेंस्ट देयर ओन पीपल। तो जब इतना ज्यादा इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता है कि जब आपको सिर्फ एक कॉज दिखाई पड़े और बाकी सब कुछ उसके अंडर सबसर्विएंट हो जाए, जबकि आपको अपना रीजनलिज्म ना दिखाई पड़े, जबकि आपको अपने घर वाले ना दिखाई पड़े, आपको अपने मोहल्ले वाले दिखाई ना पड़े, आपको अपने स्टेट वाले दिखाई ना पड़े, आपको अपनी लैंग्वेज वाले नहीं दिखाई पड़े, तो दैट इज द हाइट ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। तो ये जो इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है और जिसका जो मैं मानता हूं कि देवबंद जो है वो एक तरीके से उसका फाउंटेन हेड है, तो ये अपने आप में आगे चल के ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करता रहेगा जो कि उसके वर्जन ऑफ जिहाद को आगे प्रोपोगेट करते रहे। अब आप ये सोचिए कि तालिबान के पास हथियार थे, तालिबान भी देवबंदी थे, ये हक्कानिया से निकले, दारुल उलूम हक्कानिया अब्दुल हक ने एस्टेब्लिश किया था 1947 में। वहां जाके दारुल उलूम हक्कानिया और दारुल उलूम इस्लामिया, इन्हीं दोनों ने सप्लाई किए थे। तालिब का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट। हाँ। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ने ही वो मूवमेंट चलाया। स्टूडेंट्स कहाँ के थे? इन दोनों मदरसों के थे, हक्कानिया के और इस्लामिया के। उनके पास हथियार आ गए, उन्होंने हथियार चलाना सीख लिए ट्रेनिंग कैंप में और तालिबान बन गए। अब वैसे ही हथियार कभी आपके पास देवबंद में आ जाए तो बिल्कुल, तब का तालिब आज का जेनजी हो सकता है सर। वही बात है, आज का जेनजी हो सकता है। ये वही है जेनजी प्रोटेस्ट की जो बातें चलती है। उस समय तो आपको AK-47 और काइनेटिक एक्शन वाले हथियार चाहिए थे। आज की तारीख में आपको उतने इन द फेस हथियार नहीं चाहिए, कोरोसिव हथियार नहीं चाहिए, एट्रिशन वाले हथियार नहीं चाहिए। आपके हथियारों की, आपकी लड़ाई के तरीके बदल गए हैं। बिल्कुल, साइबर अटैक्स भी हथियार है। जो शर्जिल इमाम ने कहा था कि 9 के लिए, 10 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, वो भी हथियार है। जो CAA की प्रोटेस्ट हो रही थी दिल्ली में
वो भी हथियार है। जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रही थी वो भी हथियार है। तो हथियार तो बहुत सारे हैं आज की तारीख में। तो तो ये जो आप छोटा, जब मैंने देख रहा था मुत्ताकी की विजिट जो देवबंद में थी, और जिस तरीके का उसको इस्तकबाल किया गया है, जिस तरह से उसको वेलकम किया गया है, ये अपने आप में एक अचंभा करने वाली बात है। हाँ, मैं तो हैरान रह गया था सर। मैं तो, और मैं इस चीज से हैरान नहीं था कि हाँ ठीक है, तालिबान गया देवबंद, हजारों में आए उससे मिलने। हमारी भारत देश की मीडिया को दिक्कत ये हो रही थी कि उन्होंने जब अपनी एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी तो महिलाएं नहीं बुलाई। उन्हें इस बात से दिक्कत नहीं हो रही थी कि वो देवबंद में जाके तालिबान मिल रहे हैं, वहां हजारों नौजवान आके उनसे 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 मिल रहे हैं। उस पर किसी ने बात नहीं की। सबने चर्चा ये की कि पत्रकार सिर्फ मर्द ही बुलाए, औरतों को नहीं आने दिया। तो ये जो है, मतलब अगर आप पूरा तरह से देवबंद को पढ़ें, देवबंद, आपको आज तक जो है कोई देवबंदी नहीं मिलेगा जो कि आपसे खुल के बात कर सके कि देवबंद में क्या पढ़ाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास जो है वो ऑप्शंस नहीं। एक बहुत बड़ी तादाद में, थैंक्स टू सोशल मीडिया, मुस्लिम्स जो है वो एक्स मुस्लिम्स बन रहे हैं, नाम वही रख रहे हैं मुसलमानों वाले, क्योंकि उनको मालूम है एपोस्टेसी का अगर वो लग गया, चार्ज लग गया, तो उनका सरपंच से जुदा कर दिया जाएगा। कोई ना कोई पागल आएगा और उनके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन एक्स मुस्लिम्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बिल्कुल। लेकिन उनको कोई फॉर्मल सपोर्ट नहीं है। केरला के अंदर ही लाखों एक्स मुस्लिम्स हो गए, क्योंकि उनकी समझ में आ गया है कि भाई जिहाद करना जो है वो अपने आप वो जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। वो प्रोग्रेसिव जिंदगी नहीं है जिसमें आप सोच रहे हैं कि किसी को मार दिया जाए, किसी को दावत दे के इस्लाम में बुला लिया जाए, किसी को बम फटने के लिए तैयार कर लिया जाए, किसी को आतंकी हमला करने के लिए तैयार कर लिया जाए। ये इस्लाम नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मिनिस्क्यूल है। अब उनको अपनी एक तबलीगी जमात बनानी पड़ेगी, एक्स मुस्लिम्स को, जो कि जाके ये सब समझाएं कि भाई इन सब जगह से निकलो, ये भंवर है, जिंदगी इसके आगे है। और ये आइडिया हमें छोड़ देना है कि कोई बांग्लादेशी मुस्लिम है, कोई इंडियन मुस्लिम है, कोई पाकिस्तानी मुस्लिम है, कोई अफगानिस्तानी मुस्लिम है, नहीं है। ये सब सर, मैं थोड़ा इतिहास में आप जाना चाहता हूँ। हाँ जी, ये सब इंडिया को दारुल हरम मानते हैं। हाँ, तो आप थोड़ा आगे पहुंच गए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने शुरुआत ही इतिहास से की थी। कैसे ये बना, कैसे देवबंदी ऊपर आए, कैसे फैले। जैसे कोई साइंस स्टूडेंट हमको देख रहे तो हाइड्रा समझ ले कि उसके सर पैर निकलते ही रहते हैं, अंत नहीं होता। मैं हाल ही में हम्पी गया था, और वहाँ हम्पी में जो रूइंस हैं, वहाँ का जो विजयनगर एम्पायर होता था, वहाँ उनकी सुंदर सुंदर मंदिर देखे, सुंदर सुंदर इमारतें देखी, कृष्णा देव राय ने बनाए थे 1510 में। और जो हमारा गाइड था, वो उससे जब मैं पूछता था कि ये हाथी की सूंड क्यों टूटी है, ये गणेश भगवान के पेट क्यों तोड़ रखा है, तो कहता था मुगल आए, इस्लामिक रूलर्स आए, उन्होंने काटा, मारा, तोड़ दिया। क्योंकि उनका ये मानना था कि हिंदुओं का कोई भी चीज़ जो वो पूजते हैं, अगर उसको चोट पहुंचा दो तो वो नहीं पूजेंगे। और ऐसे करते करते वहाँ इस्लाम फैला। तो मेरे को एक चीज़ मैंने सोचा कि हम हमेशा, मतलब, और वो जो हमारा गाइड था बड़ी दुख से बता रहा था कि ये मुगल रूलर्स ने आके मारा, ये तोड़ा। मेरा ये सोच रहा था कि हमने क्यों नहीं किया। हिंदू जो राजा थे, जो सेनाएं थी, उन्होंने किया, कहाँ तक गए, क्यों नहीं आगे बढ़े। जहाँ इस्लाम का क्योंकि जो इस्लाम के जो रूलर्स थे, जो सिपाही थे, उनका एक ही मानना था कि हिंदुस्तान में इस्लाम लाना है। तो हमारी भी तो कोई गलती रही होगी सर, आपका इस पे क्या राय है? ये एक सोच का फर्क है एक्चुअली।
हम कहते हैं कि गॉड जो है या भगवान जो है वो कई अलग तरीकों से रह सकता है। बिल्कुल। वो मूर्ति में भी रह सकता है, वो निर्विकार भी रह सकता है, उसको आप मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, भगवान अगर कुछ है तो अल्लाह है, और उसके आगे कुछ भी नहीं। तो जब आपने अल्लाह को ही माना तो आपको बाकी सबको तोड़ना जायज है, बल्कि आपके ऊपर ये लाजिम है, आपकी ड्यूटी है कि बाकी सब तोड़ो और सिर्फ अल्लाह का नाम को प्रोपोगेट करो। हिंदुओं के ऊपर ऐसा कोई वो नहीं है, हिंदुओं के ऊपर ऐसी कोई ड्यूटी नहीं ला दी गई। हिंदू जो है वो मस्जिद में भी अपना भगवान देख लेगा, गुरुद्वारे में भी अपना भगवान देख लेगा, मंदिरों में भी अपना भगवान देख लेगा, नहीं सर देखना ऐसे होगा तो नहीं देखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सोच का बुनियादी फर्क है कि बिल्कुल। आप भगवान को अगर भाई भगवान कहीं एक जगह आप लोगों से पूछो कि अल्लाह कहाँ नहीं है, अल्लाह कहाँ नहीं है, अल्लाह क्या उस मूर्ति के अंदर नहीं है जिसको आपने तोड़ा? आप कहते हो ना अल्लाह ने बनाई ये सब कायनात, बिल्कुल। तो आपने अगर उस मूर्ति को तोड़ा तो आपने अल्लाह को चोट पहुंचाई। तो समझाना इस तरीके से पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जो सोशल मीडिया हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब उनको आगे आके क्वेश्चन करना पड़ेगा। पहले तो देवबंद समझना पड़ेगा कि देवबंद क्या कर रहा है, उसके बाद कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर को समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रही है, और उसके बाद एक फॉर्मेडेबल, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये आमने सामने की लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक स्तर की लड़ाई है, ये थॉट्स की लड़ाई है, ये सिविलाइजेशंस की लड़ाई है। इसको हमें हमें मार के या पूरी तरह से खत्म करके शायद वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, अभी तक तो कर नहीं पाए। पिछले 1300-1400 साल से शुरू कर रखा है वो प्रोजेक्ट, चल रहा है। एक यहूदी की जो माइनॉरिटी है उसको तब तो अभी तक खत्म नहीं कर पाए, तो यानी कि ये सस्टेन करेंगे अभी। तो अब क्या है कि अब इसको जीतने के लिए, क्योंकि नंबर का गेम आ गया है, तो यूरोप जो है वो नंबर गेम के अंदर पिछड़ गया है, यूरोप इज बीइंग टेकन ओवर। लेकिन इसी इस्लाम को हम रिफॉर्म भी कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि भाई जिहाद जो है, जो आप समझ रहे हो ऐसा जिहाद नहीं होता। आपको पूरी सोसाइटी को एक दूसरे के खिलाफ नहीं करना है, आपको फ्रिंज एलिमेंट्स के बहकावे में नहीं आना है। एक कत्लो गारत करना ये ठीक नहीं है, किसी को स्लेव बनाना ठीक नहीं है। अभी मॉडर्न टाइम्स आ गए हैं, लेडीज को जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, उनको बुरके के अंदर या नकाब के अंदर बंद करना ठीक नहीं है। अगर बंद करना ही है, अगर उनकी ब्यूटी से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी आंखें फोड़ देनी चाहिए, आपको बुरके में डाल देना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी, बहुत व्यापक स्तर पे चर्चा की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। चर्चा की आवश्यकता के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है डी रेडिकलाइजेशन, ये ड्रग से भी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। जब ड्रग आ जाती है किसी के सिस्टम में तो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत साल लग जाते हैं, और उसके बाद भी वो रिलैप्स हो सकता है। सेम इज द केस विद रेडिकलाइजेशन। आप छोटे छोटे बच्चों को गजा के अंदर, अगर उनकी माँ खुद कह रही है कि जिहाद करो, यहूदी को मारेंगे, गा रहे हैं कि हम यहूदियों को मारेंगे, कहां से आ रही है ये सोच? अभी एक जावेद अहमद गमदानी हैं, उन्होंने बहुत इसके ऊपर अच्छे तरीके से कहा है कि भाई 14 साल तक तो बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन देनी ही नहीं चाहिए। उनको साइंस के बारे में पढ़ाओ, उनको फिलॉसफीज के बारे में पढ़ाओ, उनको दुनिया की हिस्ट्रीज के बारे में बताओ, सिविलाइजेशंस के बारे में बताओ, और उसके बाद उनके दिमाग को तैयार होने दो कि वो रिलीजन को ग्रहण कर सके। लेकिन यहां पे तो आप पहले ही से उसको घुट्टी पिला देते हो रिलीजन की।
सर ये डी रेडिकलाइजेशन लेकिन इतना आसान है क्या जैसे आप कह रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने बड़ी कोशिश की है लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है, उल्टा वहाँ इस्लाम बढ़ता जा रहा है। तो ये डी रेडिकलाइजेशन भारत जैसे देश में जहाँ इतना ज़्यादा फैला है देवबंद और देवबंद का स्कूल ऑफ थॉट, वहाँ यहाँ कैसे आप इसको सक्षम कर पाएंगे? देखिए, ऐसा होता है कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसके बाद से क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई ऑलमोस्ट। मतलब क्रिश्चियनिटी वाज एज कोर्सिव एज उलेमास ऑफ इस्लाम और देयर टुडे। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो लोग पढ़ने लगे, जब पढ़ने लगे तो क्वेश्चन करने लगे। यही काम सोशल मीडिया कर रहा है आज की तारीख। आप देखिए कि आपको कितनी नॉलेज मिलती है बारे में। आपको एक बार इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जाना है, उसमें से मैं मानता हूं कि चलिए 80% नॉलेज गलत होगी, लेकिन आप गलत नॉलेज के साथ भी लेके चले तो फिर आपको कोई ना कोई सही करेगा उस नॉलेज के बारे में। तो जब वो सही कर रहा होगा तो आप फिर से उससे 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछिए, तो उसके दिमाग में भी क्लैरिटी आएगी, आपके दिमाग में भी क्लैरिटी आएगी, डिबेट्स होने लगेंगे। ये डिबेट्स जो हैं, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये एक अवेयरनेस जो बिल्डअप होती है अराउंड कन्वर्सेशंस, लोग सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह वो कह के उसको दरकिनार करते हैं, लेकिन उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए मेरी समझ से, क्योंकि वो एक हमें बिगनिंग पॉइंट देता है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हमारे पास गूगल भी है, हमारे पास किताबें भी हैं, हमारे पास आलिम भी है, हमारे पास इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। हम उस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट साउंडिंग बोर्ड्स पे डाल के देख सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन वैलिड है या नहीं है। और जिस दिन ये काम बच्चों ने करना शुरू कर दिया जो देवबंद वाले हैं, उस दिन से स्थितियां चेंज होने लगी। क्या देवबंद में कंप्यूटर फ्री है सबके पास? तालिब के पास जितने तालिब हैं वहां पे क्या कंप्यूटर सबके पास अवेलेबल है? क्या इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है? जिस दिन अवेलेबल हो जाएगा उस दिन खत्म हो जाएगा। ये बात मुझे एक एसपी साहब ने बताई थी उड़ीसा के अंदर, जब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात कर रहा था मैं उनसे कि कैसे खत्म होगा, तो कहता है सर जिस दिन रोड बन जाएगी, लाइट पहुंच जाएगी और मोबाइल फोन पहुंच जाएगा, उस दिन से ये खत्म होने लगेगा। तो मोबाइल फोन जो है अपने आप में इंसाइक्लोपीडियाज हैं हमारे हाथ के अंदर। हो सकता है कि लोग मोटिवेट होते रहें कि चलो हम भी सुसाइड बॉम्बर बन जाएंगे, लेकिन कई सारे लोग जो है डिमोटिवेट होने लगेंगे। क्या क्या जरूरत है सब करने की? एक जिंदगी मिली है, आराम से भी जी सकते हैं। बिल्कुल। अब कोई ये डिबेट शुरू करे कि कन्हैया लाल का सर तन से जुदा करने की बजाय अगर आप इसको इग्नोर कर देते तो क्या फर्क पड़ता? आपकी भी जिंदगी ठीक थी, वो भी जिंदा रहता। आपने कौन सी ऐसी इस्लाम की खिदमत कर दी उसका सर को तन से जुदा करके? तो ये डिबेट्स जब होने लगेंगे, लेकिन क्या है कि अभी तक ये है कि भाई इस्लाम जो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है कि टेरर डालो लोगों के दिल में। टेरर डालने के लिए चार्ली हेब्डो को मारने जो मेहम हुई, जो कन्हैया लाल के साथ हुई, तो टेरर डालने के लिए कर। सर मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि हमने शुरुआत की थी देवबंद से, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है, लेकिन उसके हाथ पैर दुनिया में फैले हुए हैं। फिर हम पहुंचे अफगानिस्तान पे, तालिबान पे, फिर पाकिस्तान की चर्चा की, हकानी नेटवर्क, टीटीपी, पाकिस्तान की फौज, अब बांग्लादेश पे भी पहुंच गए हम। बांग्लादेश में जो जमात है उनके बारे में हमने बात की। तो अगला कौन? हु एंड व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इंडिया। आपको जो ये एक तरीके से इंसर्कलमेंट करा जा रहा है
कि नेपाल में भी रिजीम चेंज कर दिया, बांग्लादेश में भी रिजीम चेंज कर दिया, श्रीलंका में भी रिजीम चेंज हुए हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली टॉक जो हमारी हुई थी उसके अंदर कहा था कि मोदी को हटाना आसान नहीं, इज अ वेरी वेरी पॉपुलर लीडर इन इंडिया। अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, दैट कैन बी अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लेकिन ऐसी स्थितियां तो क्रिएट की जा सकती हैं कि मोदी जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए, जनता उसके अगेंस्ट हो जाए। तो मणिपुर वाज द फर्स्ट वार्निंग साइन। उसके बाद कोशिश करी गई है कि पहलगांव में भी कुछ ऐसा एक्शन किया जाए जिससे कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग थलग पड़ जाए। अब जो है वो बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज किया गया है, जिससे कि ना केवल वेस्ट बंगाल के अंदर बॉर्डर एरियाज में कुछ किया जाए, वो भी आने वाले इलेक्शन से पहले, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, और साथ ही साथ एड्रेस किया जाए नॉर्थ ईस्ट को, जिससे कि एक डीस्टेबलाइजेशन की स्थिति पैदा की जाए। उस डीस्टेबलाइजेशन का डायरेक्ट इफेक्ट जो होगा वो मोदी सरकार पे पड़ेगा, और मोदी सरकार किसी तरह से उस पर रिएक्ट करेगी, और वो रिएक्ट करती है और उनके मन मुताबिक रिएक्ट करती है तो इंडिया को 1962 टाइप की शिकस्त दी है, जो कि एक साइकोलॉजिकल शिकस्त है, जो कि एक टेरराइज करने वाली शिकस्त है। तो ये शिकस्त का ये धीरे धीरे करके क्या हुआ है कि बहुत सारे पहले एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ तक ऐसे ही पहुंच गया है। आपकी फार्मर प्रोटेस्ट एक एक्सपेरिमेंट था, आपका सीए का जो प्रोटेस्ट था जहां पे आपने कई दिनों तक रोड को जाम करके रखा, फार्मर प्रोटेस्ट में कई दिनों तक रोड को जाम करके रखा कि कोई रिएक्शन करे और हम लोग इसको डिस्टेबलाइज करें, लेकिन मोदी ने कोई रिएक्शन नहीं किया। सीए जो है कोविड की तरफ से की वजह से चला गया, फार्मर प्रोटेस्ट पे मोदी साहब खुद ही झुक गए। आप सब लोग कह रहे हैं कि जो फार्म लॉज थे वो बहुत अच्छे थे। इसी तरह से अब हम लोग ये लोग जो इंसर्कुलेट हुआ है बांग्लादेश में, वो चाहते हैं कि मोदी साहब कोई काइनेटिक एक्शन ले बांग्लादेश के अंदर, और ये चीफ भी हमारे कह चुके हैं। अभी हमारा इंटरेक्शन हुआ था 4-5 महीने 6 महीने पहले, चीफ ने कहा था कि भाई काइनेटिक एक्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट अगर बांग्लादेश में कुछ होता है, क्योंकि चिकन नेक इज अ वेरी वेरी वल्नरेबल एरिया। 22-23 किलोमीटर का वो बांग्लादेश और नेपाल के बीच में लाइफलाइन है टू नॉर्थ ईस्ट। तो वहां पे अगर कोई एक्शन होता है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो है ये प्रोवोकेशंस हो रहे हैं। अब इसके अंदर जो हमारा गेम है वो ये होना चाहिए कि वी शुड नॉट लेट देम कम टू द बैटल। तो जितने भी आप कवर्ट एक्शंस कर सकते हो, जितने भी आप अपने सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हो वो करो, और किसी भी तरीके से बांग्लादेश में जो आने वाली गवर्नमेंट है बीएनपी की और जमात की, उसको कौम मत जमाने दो। सिचुएशन वॉलेटाइल रहेगी, रहने दो, लेकिन लेट देम बर्न इंटरनली, डोंट लेट देम टेक एनी एक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स। इसी बात पे अमित सर धन्यवाद फेयर ऑब्जर्वर के साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए, देवबंद के बारे में इतने विस्तार में बताने के लिए और एक सरल भाषा में समझाने के लिए कि जो बड़ा गेम है, ना कि सिर्फ अमेरिका का, ना कि सिर्फ तुर्की का, सऊदी का, लेकिन जो देवबंद इस्लाम जो भारत से ही
उसकी पैदाइश है, उसका बड़ा गेम क्या है, वो समझाने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ प्लेजर कि इतने सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर पाए इतने छोटे समय में। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके एक एक सब टॉपिक्स को लें तो अलग अलग एपिसोड्स बन सकते हैं, इस पे एक सीरीज बिल्कुल बनती है सर। लेकिन हम लोग फिर से करेंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल थैंक यू सर। सो मच फॉर हैविंग मी अराउंड एंड थैंक यू टू ऑल द ऑडियंसेस दैट यू हैव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर टू योर टीम आल्सो। धन्यवाद सर, थैंक यू।